हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के लिए चैप्टर के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट लेके। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशो होता है। ऐसे ही कोस थीटा जो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस रेशो, कोसेक थीटा जो है एच बाय पी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर रेशो, सेक थीटा एच बाय बी, कोट थीटा पी बाय बी रेशो होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे साइन थीटा पी बाई एच और कोसेक थीटा एच बाई पी है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो रेसिप्रोकल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज़ वन बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन बाय साइन थीटा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वन। ऐसे ही हमारे पास आ गया यहाँ से कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा इक्वल्स टू वन बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू वन बाय कोस थीटा और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन। वैसे फार्मूले के तौर पे हम इन्हीं यही रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। टेन थीटा इक्वल्स टू वन बाय कोट थीटा इक्वल्स टू वन बाय टेन थीटा और कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू वन। इसके आगे देखते हैं। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जैसे पी बाई एच होती है, कोस थीटा की वैल्यू बी बाई एच होती है। अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तब हमारे पास आ जाएगा पी बाई एच डिवाइड बाई बी बाई एच। ये ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी वाली कंडीशन होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ पी बाई एच और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देंगे एच बाई बी। तो यहाँ से एच और एच हो गए कैंसिल, ये रह गया सिर्फ और सिर्फ पी बाई बी। और वही पी बी पी रिलेशन से क्या पता चल गया कि पी बाई बी जो है टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन थीटा आ गई। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है। ये रिलेशन जो है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को कंबाइन करती है, यानी कि आपके पास इनमें से दो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे तो आप तीसरे वाला फाइंड कर सकते हो। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। कभी भी क्वेश्चन में ये रिवर्सिबल है, मतलब टेन थीटा को आप जब चाहो तब एज पर योर रिक्वायरमेंट साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हो, और ऐसे ही साइन थीटा बाई कोस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो। तो अब क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो कोट थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल मतलब कोस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगी। अब यहाँ से एक थ्योरम देख लेते हैं। वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम ये कहती है कि इफ़ साइन ए इक्वल्स टू साइन बी देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये कहता है कि इफ साइन ऑफ एनी एंगल ए इक्वल्स टू साइन ऑफ अदर एंगल बी। तो देखिए एक्चुअली अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक एंगल पर इक्वल आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ 0 से लेकर 90 में साइन की वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं होती है, इसीलिए एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल ही होगा, तभी साइन ए और साइन बी इक्वल हो सकते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये सिर्फ साइन के लिए नहीं होती, ये बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी के लिए होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इफ़ सेक ऑफ एंगल पी इक्वल्स टू सेक ऑफ एंगल क्यू है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये थ्योरम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी काम करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और कुछ लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ से स्पेसिफिक एंगल्स या स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है। स्टैंडर्ड एंगल्स, हम यहाँ पे 5 एंगल्स ऐसे हैं जिसपे इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करेंगे, जो कि है 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, तो इसका मतलब थीटा कैन टेक दीज 5 वैल्यूज़। तो अगर देखो इस रो में और इस कॉलम में मैंने कोई वैल्यू लिखी है, तो ये साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, यानी कि थीटा ने क्या वैल्यू चूज़ कर ली, 30 डिग्रीज। तो साइन 30 डिग्रीज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही साइन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू √3/2। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये वाली जो टेबल है वो याद रखनी पड़ेगी। एकदम से याद नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कुछ तरीके से यहाँ पे कुछ ट्रिक्स से हम इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से ये फर्स्ट वाली लाइन याद कर लेते हो, जैसे
साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसके बाद जो नेक्स्ट रो है यानी कि जो कॉस के लिए है उसमें सारी वैल्यूज़ फ्लिप हो गई है। मतलब देखिए ये वैल्यू आगे सीधा यहाँ कोस 0 की वैल्यू साइन 90 वाली की वैल्यू के इक्वल, ऐसे ही आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज़ स्विच हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर आप फर्स्ट लाइन याद रख लेते हो तो सेकंड लाइन याद हो ही जाएगी। फिर टेन थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन थीटा बाय कोस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है, यानी कि अगर आप साइन की वैल्यूज़ को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से। तो ज़ीरो, अब जैसे इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो डिनोमिनेटर से टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। साइन 45 को कोस 45 से डिवाइड करते हैं हम तो टेन 45 आएगा, सेम वैल्यू डिवाइड बाय सेम वैल्यू 1। तो यहाँ से √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा √3। अब ये समझते हैं यहाँ से टेन 90 डिग्रीज़ की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। देखिए हम यहाँ से 1 डिवाइड बाय 0 करेंगे 1090 के लिए, लेकिन आपको पता ही होगा कि रैशनल नंबर्स के लिए कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर q कैन नॉट बी ज़ीरो। तो और अगर डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड मानी जाएगी। तो नॉट डिफाइंड अभी के लिए आप ये समझो कि ये कोई वैल्यू होती ही नहीं है और आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो टेन 90 नॉट डिफाइंड मिलेगा, उसके बाद कोसेक 0 नॉट डिफाइंड मिलेगा, उसके बाद सेक 90 नॉट डिफाइंड मिलेगा, फिर कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। एक आप देख सकते हो जिगजैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। तो उसके बाद फिर यहाँ से कोसेक, अगर हम थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली कोसेक 45 की वैल्यू √2। कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल अपने आप ही 1 होता है। तो जैसे ये रेसिप्रोकल किए कोसेक के लिए हमने साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया, वैसे ही आप सेक थीटा की वैल्यूज़ के लिए कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर सकते हो, और कोट थीटा की वैल्यूज़ के लिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं याद हो जाएगी अगर आप ये फर्स्ट रो याद कर लेते हो। तो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट रो जो रहेगी आपके लिए साइन थीटा की वैल्यूज़ और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यूज़। तो अगर आप ये वैल्यूज़ याद करते हो तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे यहाँ पे एक ट्रिक भी है, अगर आपको फर्स्ट वाली लाइन स्टार्टिंग में याद नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इतनी सारी वैल्यूज़, देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 5 डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू यानी कि 30 वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो 30 वैल्यूज़ याद करना स्टार्टिंग में इतना ईजी होगा नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है, आप ये फर्स्ट वाली रो जो है वो फाइंड कर सकते हो उस ट्रिक से। ट्रिक ये है कि आप काउंटिंग लिखना है यहाँ पे 0 1 2 3 4, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देना, और जहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वहाँ सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ये बन जाएगा 1, और ये 0/4 एक्चुअली 0 ही होता है, तो यहाँ से 3 जगह सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ का रूट लेना है, सभी का रूट अंडर द रूट। तो आप देख सकते हैं 0 का रूट क्या होगा, इटसेल्फ 0, 1/4, 1 का रूट 1 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 4 का रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1/2 का रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे हम, तो 1/√2। यहाँ से 3 का रूट कुछ भी नहीं होगा, मतलब √3 ही रहेगा, और 4 का रूट यहाँ से 2 बन जाएगा, 1 का रूट सोल्व होके 1 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो जो है वो फाइंड करी इस छोटी सी ट्रिक से। तो आप ऐसे कभी भी फर्स्ट रो फाइंड कर सकते हो, और स्टार्टिंग में आपका कोई यूटी वगैरह हो रहा है अभी, और तब तक आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट पेज पे ये टेबल खुद से बना भी सकते हो। फर्स्ट रो लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया है, उसके बाद आगे आपको ये फ्लिप करके और ये डिवाइड करके और बाकी रेसिप्रोकल करके आप यहाँ से सारी वैल्यूज़ लिख लोगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, अभी स्टैंडर्ड एंगल्स पे, स्पेसिफिक एंगल्स पे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड किया है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोस थीटा या फिर कोस 30 की वैल्यू, जैसे मैंने कहा √3/2,
तो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज रेशो होता है। और आपने बहुत छोटी क्लासेस में 6 7 ग्रेड में ही पढ़ लिया होगा जब रेशोज फर्स्ट टाइम आपने पढ़े थे, कि अगर रेशो जो हम फाइंड करते हैं वो ऑब्वियसली सेम टाइप की टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ का रेशो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करें, वो दोनों ही लेंथ्स हैं एक तरीके से, और अगर हम उनको उनकी यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर कंसीडर करें तो यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस √3/2 की कोई यूनिट्स नहीं होगी, ये एक रियल नंबर है। ये इनफैक्ट सभी रियल नंबर्स है एक्सेप्ट दीज नॉट डिफाइंड वैल्यूज़। ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब यहाँ से एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, यहाँ पे वैल्यू मतलब स्टेटमेंट गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। सबसे पहले तो इस स्क्वायर को ही समझते हैं, जैसे साइन स्क्वायर सम एंगल ये लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे tan लिखा हुआ है, tan स्क्वायर सम एंगल। तो यहाँ देखते हैं जैसे tan स्क्वायर थीटा है, तो एक कंडीशन ये tan थीटा स्क्वायर और एक tan थीटा होल स्क्वायर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल नहीं है। tan स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मीनिंग होता है tan थीटा होल स्क्वायर, लेकिन हम ये ऐसे होल स्क्वायर के लिए बार बार ये ब्रैकेट्स यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर हमें जहाँ कहीं भी पावर्स लिखनी होगी वहाँ पे बार बार ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो साइन थीटा अगर आपको होल स्क्वायर लिखना है तो हमने क्या नोटेशन यहाँ पे यूज़ किया है कि हम साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और थीटा के बीच में पावर्स लिखेंगे। ये पावर्स ऐसे लिखने का बेनिफिट क्या होगा, हमें बार बार होल स्क्वायर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ से 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। सो ये आ गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, और ये जो है वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट, जो कि है cos 45 डिग्रीज डिवाइड बाय sec 30 प्लस कोसेक 30। तो हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स की अभी टेबल देखी थी, वो टेबल से ही हम यहाँ से cos 45 की वैल्यू लिख लेते हैं 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू 2/1, एक्चुअली 2 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया मैंने एलसीएम लेने के लिए। तो यहाँ से 1/√2 एलसीएम लेने के बाद आया 2 प्लस 2√3/√3। यहाँ से अब 1/√2 और इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ लिख लिया √3/2 प्लस 2√3। अब देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना आंसर मैच कराना काफ़ी डिफिकल्ट है, आंसर मैच नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल वैल्यूज़ है, और उन इरेशनल वैल्यूज़ का हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है। वैसे तो रैशनलाइजेशन 9th ग्रेड का टॉपिक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनका सेपरेटली हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होती है तो रैशनलाइज करने के लिए हमें एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वही 2 टर्म्स बट विद द ऑपोजिट साइन। तो इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। और जब मोनोमियल हो, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म हो, तो यहाँ पे √2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ गया √2/2, और ये √3 इंटू दिस न्यूमरेटर वैल्यू, और यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रह गया √2/2, और अगर इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 3 2 6 माइनस 2√3, और यहाँ पर हो गया ये 2 स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 12 आ जाएगा, 12 माइनस 4। तो उसके बाद फाइनली हमारे पास आ गया √2/2 इंटू, इन दोनों टर्म्स में से देखिए मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से रह गया √3 माइनस √3/8। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और इस √2 को वापस से मल्टीप्लाई करा लिया, तो यहाँ से बन गया 3√2, √2 इंटू √3 मिलकर क्या बन जाएगा √6, और डिनोमिनेटर में 8 है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पीछे आंसर यही गिवन है, तो ये यहाँ से ये फाइनल आंसर होगा, और हमने इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आंसर दिया है।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें गिवन है टेंजेंट, इफ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री। कुछ कंडीशंस गिवन है। यहाँ से कंडीशन गिवन है कि ए प्लस बी, मतलब ये ए और बी एंगल का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये जो ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है वो आपकी एक एक्यूट वैल्यू होगी, और एंगल ए जो है ना वो बी से ग्रेटर है। वो इसलिए क्योंकि ए माइनस बी, ताकि नेगेटिव वैल्यू ना जाए, यानी कि वो भी इस रेंज में रहे, कहीं ना कहीं 0 और 90 के बीच में, वो भी एक्यूट वैल्यू रहे, ये ए माइनस बी भी। तो इसमें सॉल्यूशन में के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए आपको क्या सोचना है, वही स्पेसिफिक एंगल वाली टेबल से आपको देखना है टेंजेंट की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पे होती है। तो टेंजेंट की वैल्यू जो रूट थ्री है वो हमें टेंजेंट 60 डिग्रीज के लिए मिलती है। तो हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्रीज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एक थ्योरम कि अगर दोनों साइड पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हों तो वहाँ से इक्वलिटी होने पर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू है ए प्लस बी, यहाँ है 60, तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री। टेंजेंट की वैल्यू वन बाय रूट थ्री किस एंगल के लिए होती है, वो होती है 30 डिग्रीज के लिए, तो टेंजेंट 30 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ से भी टेंजेंट रिमूव कर देंगे, यानी कि रिमूव नहीं करेंगे, हम वो थ्योरम ही लगाएंगे। आप यहाँ पे कैंसिल मत करना, ऐसे अगर आप कैंसिल करोगे तो वो कॉन्सेप्चुअली गलत माना जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो ए और बी दो एंगल्स हैं, मिसिंग एंगल्स हैं हमारे लिए, इसका मतलब वेरिएबल्स हैं। तो टू वेरिएबल्स में हमारे पास टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई है, लीनियर इक्वेशंस। तो उनको सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा कर ही सोल्व कर देता हूँ। वर्टिकल कॉलम में अरेंज करी, मतलब एक इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने, और यहाँ से दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो ये ऑपोजिट साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। 2a इक्वल्स टू 30 पर 60 90, एंगल ए इक्वल्स टू 90 बाई 2 मतलब 45 डिग्रीज। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल बी प्लस 45 डिग्रीज इक्वल्स टू 60, और एंगल बी की वैल्यू 60 माइनस 45 और बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्रीज। यानी कि यहाँ से आंसर है ए के लिए 45 डिग्रीज वैल्यू और बी की वैल्यू है यहाँ से 15 डिग्रीज। अब लास्ट में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर गिवन है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि ये साइन और ए प्लस बी का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई की, लेकिन ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई होगी नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल गलत है। और साइन ए प्लस बी के लिए एक्चुअली एक फार्मूला होता है जो कि आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगा, 11th क्लास में आपको इसके लिए फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये फॉल्स है। फिर यहाँ से द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, और देखिए थर्ड भी साथ में पढ़ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए हमने देखा था कि साइन थीटा वाली जो रो थी उसका रेसिप्रोकल, मतलब उसको फ्लिप करके यहाँ से कोस थीटा वाली रो आई थी। तो इनमें से एक बात तो कंफर्म है कि एक बात यहाँ से बिल्कुल गलत होगी, मतलब फॉल्स होगी स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब देखिए साइन थीटा की साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो मिनिमम एंगल जो है साइन जीरो की वैल्यू होती है यहाँ से जीरो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30, मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, लिमिटेड वैल्यूज लिख रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 0.5, और साइन 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ से 1। तो देखिए मैंने एंगल की वैल्यू बढ़ाई 0 फिर 30 फिर 90। तो देखिए साथ साथ ये जो साइन की वैल्यू आ रही है वो भी इंक्रीज हो रही है, 0 0.5 1। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट आई है आपके पास यहाँ से, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि जैसे जैसे आपकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है वैसे ही साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। तो कोस में होगा उसका एग्जैक्ट रिवर्स। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि ये भी सेम चीज़ क्लेम कर रहा है कि थीटा के इंक्रीज़ करने से कोस थीटा इंक्रीज़ करता है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। यहाँ पे गिवन है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, बट नहीं, हम यहीं से देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा सेम होने पर एंगल वैल्यू सेम कहाँ है, साइन थीटा और कोस थीटा की, वो तो ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़, तो ऑल वैल्यूज़ ये बात ट्रू नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हालांकि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू
एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इक्वल होगी थीटा की, जो थीटा की वैल्यू होगी 45, वहाँ पे दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद लास्ट पार्ट गिवन है यहाँ पे, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, स्पेसिफिक एंगल्स की जो टेबल थी वहाँ से कि कोट ए जो है वो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ से एक्सरसाइज 8.2 हमने कवर कर लिया है। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए पार्ट 2 वाली वीडियो थी। पार्ट 3 मैं जल्दी अपलोड करूँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।